हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने 11th क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो केमिकल बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग कंप्लीट कर लिया था अपन ने। अब ओवरलैपिंग के बाद में जो अपना टॉपिक आएगा, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो अपन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे। इस तरफ तो लिख देंगे सिग्मा बॉन्ड और एक तरफ लिख देंगे पाई बॉन्ड। ये इधर आ जाएगा पाई बॉन्ड। तो इन दोनों में डिफरेंस करना है अपन को। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस करना है। करना क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर। सिग्मा बॉन्ड इज प्रिपेयर्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और उसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, पाई बॉन्ड is prepared by partial overlapping of orbital। तो ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में मेन डिफरेंस ये है। देखो, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अगर मैंने हाथ को ऐसे मिलाया है तो ये तो हो गया एक्सियल हो गया। न्यूक्लियर एक्सिस पे जब ओवरलैपिंग होती है तो उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब हाथ को अपन ऐसे मिलाते हैं, टच करते हैं, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है वो कौन सी हो रही है, पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड में एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं होके कौन सा होता है, पार्शियल ओवरलैपिंग। और इसमें कौन सा होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग। तो ये पॉइंट पे इस पे ध्यान देना आपको। सेकंड पॉइंट, मैक्सिमम ओवरलैपिंग of orbitals are found। Minimum overlapping of orbitals are found। Minimum overlapping of orbitals are found। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस चल रहा है अपना। इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, तो अगर ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। और कम ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड क्या होगा, वीक। तो थर्ड, सिग्मा बॉन्ड इज stronger than pi bond। और उसमें ये लिख देंगे, इट इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। तो ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होती है वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओवरलैपिंग अगर कम होगी तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो पाई बॉन्ड वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इन बिटवीन एटम्स फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड। और उसमें क्या लिखेंगे, इन बिटवीन एटम्स सेकेंड बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में मेन जो डिफरेंस अपने 4 पॉइंट करवाए, ये एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो गया कि ये जैसे है, ये इंटर न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियस का बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ पे भी ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। अब दोनों इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे बीच में यहाँ मिक्सिंग हो रही है,
तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और अगर मैं इसको खड़ा कर दूं और ये अब थोड़ा सा मिक्सिंग हो रहा है, हल्का सा मिक्सिंग हो रहा है, उससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो बहुत वीक है, क्योंकि मिक्सिंग या ओवरलैपिंग क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है। लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो एक दूसरे में ज़्यादा मिक्स हो रहा है, इसका मतलब ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है। और ओवरलैपिंग अगर ज़्यादा होती है तो वो बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होगा। किसी भी दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट बॉन्ड हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा। लेकिन सेकंड बॉन्ड जो है वो कौन सा हो सकता है, पाई। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनाएं तो ये बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा, सिग्मा। और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएं तो फर्स्ट सिग्मा और सेकंड क्या होगा, पाई। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाएं तो एक सिग्मा और दो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है, सिग्मा और पाई बॉन्ड के नंबर पहला हमेशा सिग्मा होगा, बाद में जो भी बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में ये डिफरेंस है, और आपको ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट लगाना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ रखा है, आपके एनुअल में क्वेश्चन बन सकता है ये सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो है, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बाद में आ जाता है टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को इम्पोर्टेंट लगाओ, ये टॉपिक जो है 12th में भी पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ये 11th अपना बेस है, बेस का मतलब है इसमें जो टॉपिक अपन क्लियर करेंगे वो बेस आगे जो है अपने 12th में या हायर क्लासेज में काम आ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है बेसिक चीज़ों में आते हैं, बेसिक चीज़ है ये हाइब्रिडाइजेशंस अपन पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पॉलिंग ने अपन को बताया था, इट इज़ गिवन बाय पॉलिंग। पॉलिंग, इट इज इमेजिनरी हाइपोथेसिस, पॉइंट में लिखते हैं, इट इज इमेजिनरी हाइपोथेसिस। इमेजिनरी हाइपोथेसिस, इसमें इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, इमेजिन करते हैं कि भाई ये ऐसा काम हो सकता है, कंफर्म नहीं है ऐसा ही होगा, लेकिन इमेजिन करके अपन बताते हैं कि इसमें इमेजिनरी हाइपोथेसिस है। और इसका जो डेफिनेशंस अपन यहाँ लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट, इन दिस प्रोसेस द orbitals have similar in energy are mixed with each other redistribute their energy and prepare same number same shape and energy of new orbitals that is known as hybrid orbital and process is known as hybridization and process is known as hybridizations।
तो इस प्रोसेस में क्या होता है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स एक ही एटम के, सेंट्रल एटम के एक ही एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मिक्स होते हैं, और वापस जब नए ऑर्बिटल बनते हैं उन नए ऑर्बिटल की एनर्जी सेम, शेप, साइज, सिमिलर, सारी चीज़ें क्या होती है, सेम होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशंस। तो ये इसकी पूरी एक डेफिनेशंस है, इसको एज इट इज़ आपको याद रखना है कि इन दिस प्रोसेस द ऑर्बिटल विच हैव सिमिलर इन एनर्जीज are mixed with each other and redistribute their energy and prepare same number, same shape, size and energy of new orbitals, that is known as hybrid orbital, and the process is known as hybridizations. इस प्रोसेस को अपन हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं, और इसमें जो बनेंगे नए ऑर्बिटल्स उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशंस। अब इसमें कुछ पॉइंट और लिख देते हैं ताकि आपकी ये सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाए। एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स of central atom can take participate in the hybridization. एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन प्रोसेस में, हाइब्रिडाइजेशन में। फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, number of hybrid orbital, number of hybrid orbital is equal to the number of atomic orbital, atomic orbitals। फिफ्थ पॉइंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव सेम shape, size and energy in the hybridization. Different energy orbitals can take participate different energy orbitals can take participate in this process blank, half filled or fully filled atomic orbitals can take participate. तो ये जो पूरा प्रोसेस है अपन ने समझा है, ये सारे पॉइंट भी देखने आपको। जो ऑर्बिटल्स होते हैं डिफरेंट एनर्जी वाले, उसमें अपन जो वापस नए ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी, शेप, साइज सिमिलर होते हैं। जैसे अपन कहेंगे कि मान लो हाइब्रिड ऑर्बिटल का सबका शेप एक जैसा ही होगा, अलग अलग शेप के नहीं बनेंगे। जैसे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक डायग्राम बना रहा हूँ, एक बड़ा लोब है और एक इसके अंदर छोटा लोब है।
तो बड़ा लोब और छोटे लोब ये जो मिलके क्या बनता है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप है। नॉर्मली दूसरे जो शेप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, स्पायरिकल होते हैं, स्फीयर्स होते हैं या डंबल शेप के होते हैं। लेकिन ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप, इसमें एक बड़ा लोब बनाएंगे और एक छोटा लोब बनाएंगे। इन सब की एनर्जी लगभग क्या होती है, सेम होती है। और इसके बारे में अपन को ये सारे पॉइंट क्लियर करने हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम कैन टेक पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। कहने का मतलब अगर मान लो 2 या 3 एटम्स है, उसमें एक सेंट्रल एटम होता है। जैसे सेंट्रल एटम का मतलब क्या है, एक यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया है BCl3। अब BCl3 में सेंट्रल एटम कौन होगा, B। और B के एटॉमिक ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरे Cl के एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही वापस नए हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रिपेयर होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव अ सेम शेप, साइज एंड एनर्जी एंड ज्योमेट्री। हाइब्रिड ऑर्बिटल सबकी शेप, साइज और ज्योमेट्री क्या होती है, एक सेम होती है। इन द हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्टिसिपेट। इसमें अपन डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, जिनकी एनर्जी लगभग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है। लगभग सिमिलर एनर्जी वाले पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हल्का सा वेरिएशन इसमें चल सकता है। इन दिस प्रोसेस ब्लैंक, हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्टिसिपेट। तो ब्लैंक भी ले सकता है, एटॉमिक फुली फील्ड भी ले सकता है और हाफ फील्ड भी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर एक इलेक्ट्रॉन या एटम जो है वो एक्साइटेड हो, बिना एक्साइटेड के भी यहाँ हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो किससे रिगार्डिंग रिलेटेड है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। तो आपको इन पॉइंट को नोट करना है, अच्छी तरह रीड करना है और इसको वापस एक बार लिख के प्रिपेयर करना है कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में एक्चुअल में होता क्या है। और डिफरेंट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर फाउंड इन दिस प्रोसेस। अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, different hybridization are found, that is depend on atomic orbital, दैट इज़ डिपेंड ऑन, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उसके बेस पे इनका नाम रखा हुआ है। इसमें ए आएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, बी आएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सी आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन और डी आएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन और ई आएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के सिस्टम है। sp में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 2। इसमें 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। और अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब पार्टिसिपेट करते हैं और वापस जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जैसे 2 पार्टिसिपेट करेंगे तो वापस 2 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन दोनों का एनर्जी, शेप, साइज, डायग्राम, नंबर, सारी चीज़ें क्या रहेगी, सेम। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट क्या बनते हैं। और इस बनने में ये इतने ऑर्बिटल है, जैसे sp का नाम sp क्यों रखा हुआ है, इसमें एक ऑर्बिटल s का और दूसरा ऑर्बिटल p का पार्टिसिपेट करेगा। sp2 का नाम sp2 इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एक s का और 2 p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। sp3 में एक s का और 3 p के, और sp3d में एक s का, 3 p के और एक d का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। उसके बेस पे इनका नाम दिया गया है। अपन इनमें जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे, जैसे एक sp का करेंगे, फिर sp2 का करेंगे, sp3 का करेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल करेंगे और उसके बेस पे ये समझाएंगे यहाँ पे कैसे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता है। हालांकि ये पूरा प्रोसेस क्या है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब होता है कि अपन ने ये देखा नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अपन ये सोच सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तो इस टाइप से नया ऑर्बिटल बन सकता है और ये नए बॉन्ड बन सकते हैं।
हाइब्रिड और ऑर्बिटल प्रिपेयर डायरेक्शनल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये भी एक लास्ट लाइन लिख देते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रिपेयर, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रिपेयर डायरेक्शनल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, डायरेक्शनल बॉन्ड बनाता है। इसके बेस पे अपन ये लिख सकते हैं कि कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और कैसे इनके बॉन्ड बनेंगे। आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहला नाम आ जाता है अपना sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या लिखते हैं, इन दिस प्रोसेस 1s ऑर्बिटल and 1p orbital participate in the hybridization। एक s का और एक p का ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसको अपन क्या नाम देते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका एक एग्जांपल देख के बताते हैं। जैसे एग्जांपल में अपन काफ़ी सारे एग्जांपल आते हैं, जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं BCl2 का, CH ट्रिपल बॉन्ड CH का, या BF2 का, ये सारे एग्जांपल है। इसके अलावा CO2 का, ये सारे एग्जांपल किसके आते हैं, sp2 का। इसी में से ही अपन BeCl2 का एक स्ट्रक्चर दे के बताएंगे कि इसमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन अपन को करना है। बी में सेंट्रल एटम बी है और सेंट्रल एटम बी का एटॉमिक नंबर कितना है, 4, और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 और 2s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और बी का जब वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं तो क्या आता है, 2s2। तो 2s2 में अगर अपन अरेंजमेंट देखते हैं 2p तो होता है, लेकिन p क्या होता है, इसके पास 0 है। अभी 0 का मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है। अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन जब होता है, यूँ तो अगर बेरिलियम देखेंगे तो इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जिस ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन यहाँ बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ये अनपेयर्ड होगा। तो बेरिलियम जब एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड के लिए यहाँ अपन स्टार का साइन कर देते हैं ताकि ये मालूम चल जाएगा कि कौन सी पोजीशन आ गई अब यहाँ पे एक्साइटेड की। और एक्साइटेड में क्या हो जाएगा, S और P में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और S में एक रह जाएगा और एक कहाँ चला जाएगा, P में। तो S और P में एक एक ऑर्बिटल हो गया, क्योंकि वैलेंसी यहाँ 2 बता रहे हैं, और 2 वैलेंसी कब पॉसिबल है, जब ये दोनों अनपेयर्ड हो जाए। तो ये S के दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ अनपेयर्ड हो गए, एक S में रह गया और एक P में रह गया। इन दोनों की एनर्जी लगभग सेम है, और हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो ये दोनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक S का और एक P का। अब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होके वह वापस जब नए बनेंगे उसमें वापस 2 ही ऑर्बिटल बनेंगे, और दोनों ऑर्बिटल का शेप, साइज और ज्योमेट्री क्या रहता है, सेम रहता है। ये एक जैसे नए ऑर्बिटल बनेंगे और इसका नाम क्या रखेंगे अपन, sp और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और sp और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है ये नए 2 ऑर्बिटल बनेंगे। अब दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी, साइज, सिमिलर शेप, नंबर, ये सारी चीज़ें सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब इन दोनों ऑर्बिटल को आपको 3D में अरेंज करना है। 3D का मतलब है 3 डायमेंशन अरेंज करना है। तो वापस अपन इनको जो अरेंजमेंट करेंगे वो किस टाइप से करेंगे, ये देखो, इसमें एक ऑर्बिटल को ऐसे और दूसरे ऑर्बिटल को ऐसे, और ये छोटे छोटे जो है अपन कहते हैं इसके डंबल शेप, sp के छोटे डंबल्स,
नेगेटिव टाइप का और ये पॉजिटिव टाइप का। इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp, और इसका भी sp, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो लगभग कितने का बन रहा है, 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री एंगल और sp को अरेंज किया अपन ने, एक लीनियर पोजीशन पे अरेंज किया है। अब यहाँ अगर वापस ये पूरे इस स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो B के साथ कौन लगा हुआ है, Cl, और Cl का एटॉमिक नंबर कितना आता है वो अपन देखते हैं। अगर Cl को मैं देखूं, Cl आ जाता है 287, और लास्ट कॉन्फ़िगरेशन Cl का क्या आएगा, 3s2 3p5। Cl के पास में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैसे तो ये इनके पास में भी एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, और इस Cl के पास में भी एक अनपेयर्ड है। Cl का जो शेप होता है, p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डंबल शेप का। तो अब यहाँ पर ये दोनों जगह क्या लग जाएंगे, डंबल लग जाएंगे। तो ये डंबल जो बन गया यहाँ पे, डंबल शेप जो बना है, ये डंबल कहाँ कहाँ लगा है, ये डंबल, और ये p ऑर्बिटल्स, ये p ऑर्बिटल, ये और ये दोनों बीच में थे sp ऑर्बिटल्स। और यहाँ पर जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे, पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। और ये इसका अरेंजमेंट है, ये दोनों Cl यहाँ पर ओवरलैप कर जाएंगे इसमें sp के साथ में। ओवरलैपिंग में जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो किसके थ्रू बना है, sp2 और p के बेस पे बना है। इन दोनों में ओवरलैपिंग होती है तब यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स बना है। और यहाँ पर डायग्राम बनाने के साथ में अपन ने बता दिया sp वाला किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, p के साथ, और यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशंस। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ से फिनिश हो जाता है। इसके बाद में जो अपना एक टॉपिक आ जाता है, और इसके बाद sp2 करते हैं, या पहले एक एथाइन का एक और डायग्राम करते हैं ताकि sp वाला और पूरा क्लियर हो जाए। इथाइन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये अपन देखते हैं। सेंट्रल एटम ले लेते हैं कार्बन, और कार्बन आता है 6 पे, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p2। और कार्बन का जब कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 2s ऑर्बिटल ये वाला और p ऑर्बिटल ये वाला, ये हो गया। और कार्बन का जब एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड फेज में, एक्साइटेड में ये s और ये p, और यहाँ पर ये सारे क्या हो गए, अनपेयर्ड। जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें 2 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक s का और दूसरा p का। ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, वापस नए कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 2 ही ऑर्बिटल बनेंगे, और उनका शेप लगभग ऐसा होगा, एक बड़ा ऑर्बिटल और एक छोटा ऑर्बिटल। ये दोनों लेग एक ही शेप, सेम एनर्जी के, सेम साइज के, सेम ज्योमेट्री के नए शेप वाले ये बने ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर जब इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो 2 बन गए, तो दोनों का डायग्राम अपन ऐसे बनाएंगे। ये छोटे वाले ऑर्बिटल्स, ये इनके, ये 2 ऑर्बिटल है, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी sp हाइब्रिडल। ये तो मैंने एक कार्बन का डायग्राम बनाया है, दूसरा कार्बन एक और है, उसमें भी सेम का सेम शेप होगा, ये भी ऐसे ही होगा, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये इसमें मिक्सिंग हो रही है, और मिक्सिंग होने के बाद में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। न्यूक्लियर एक्सिस पे मिक्सिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया है ये अभी तक तो किसका बना है, दोनों कार्बन के बना दिए। अब इस कार्बन पे क्या लगाना है अपन को, हाइड्रोजन लगाना है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, ये तो देखो अब जो 2 है ना, p ये मान लेते हैं px और py, ये अनहाइब्रिड पड़े हैं। अनहाइब्रिड कैसे रहते हैं, p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है,
डंबल शेप, एक ऐसा है और एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ये ऐसा है। ये दोनों p ऑर्बिटल है, ये कौन से है, px और py। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, px और py। कहने का मतलब है ये ऑर्बिटल जैसे बॉन्ड तो इसमें बन रहा है ऐसे, और तो इसके परपेंडिकुलर px और इसके परपेंडिकुलर ही क्या है, py। ये ऑर्बिटल्स जो है अनहाइब्रिड रहते हैं, लेकिन अनहाइब्रिड जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, ये इससे मिक्स होगा और ये इससे मिक्स होगा, तो यहाँ एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ऊपर और होगा, ये भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये टोटल 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ये तो कार्बन का स्ट्रक्चर हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। आप है ना दोनों लाइनों को मिला के एक बॉन्ड को मानना है, क्योंकि पाई बॉन्ड कब बनता है, जब ऊपर और नीचे दोनों ओवरलैप होती है। जैसे ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं तो ये एक बॉन्ड है। अगर मैं कहूँ कि 2 और हो रहे हैं तो टोटल 2 बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ एक पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा है पी एक्स के बीच में, और एक पी वाई के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है। इस लाइन को और इस लाइन को मिला के एक बॉन्ड ही मानना है। और लास्ट यहाँ एच लगे हुए 2, एच का हाइड्रोजन का शेप जो होता है, इस एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, और यहाँ पे भी एस का शेप क्या आएगा, स्फेरिकल। ये एस ऑर्बिटल है और ये इसमें मिक्सिंग हो रही है। यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, और यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और इस टाइप से यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस हो रहा है। ये जो डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनेगा इथाइन का, और इथाइन में अपन ने जो हाइब्रिडाइजेशन निकाला है वो कौन सा निकाला है, sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे अपन ने इनका डायग्राम बनाया है और इसके स्ट्रक्चर को यहाँ समझाया है। तो sp, sp2, sp3 ये सारे हाइब्रिडाइजेशन के नाम हैं। ये इथाइन का स्ट्रक्चर इस टाइप से है, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ भी है, आगे भी काम आएगा, और अभी भी आप इसको इम्पोर्टेंट नोट लगाओ। दो ने तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन 2 अनहाइब्रिड है, और 2 अनहाइब्रिड को p ऑर्बिटल को मैंने डंबल शेप में यहाँ बनाया। दोनों के पास कार्बन के पास है, इसमें भी है और उसमें भी है, और दोनों जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन बीच में न्यूक्लियर एक्सिस पे जब ओवरलैप करते हैं तो कौन से बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड के बाद में ये यहाँ पर और ये यहाँ पर जो है एक और बॉन्ड बन रहा है, और इसमें बॉन्ड कौन सा बन रहा है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है, लेकिन इसमें प्रोसेस अलग है। इसमें जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किसके बीच में हो रही है, sp और s के बीच में हो रही है। तो यहाँ पे भी जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इसमें sp और s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। इस प्रकार इस टाइप से अपन इथाइन का ये डायग्राम समझा सकते हैं, बता सकते हैं कैसे ये इसको डायग्राम को समझाना है। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, sp2 पे। इन दिस प्रोसेस वन s ऑर्बिटल and 2p orbital take participate in the hybridization, in the hybridization। एक s का और 2 p के ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करते हैं तो इसको नाम क्या रखेंगे अपन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल में यहाँ लिख सकते हैं BCl3 या CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो या BF3 भी लिख सकते हैं, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। इसमें BCl3 का अपन स्ट्रक्चर देके समझाएंगे। BCl3 में बोरॉन जो है वो सेंट्रल एटम है, और बोरॉन आता है 5 पे। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p1। अब n पैड 1 है, 1 से तो एक ही बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ Cl के साथ 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए अपन को एक्साइटेड स्टेट लानी पड़ेगी। तो बोरॉन में
ये अपन लिख सकते हैं, ये 2s ऑर्बिटल है और ये कौन सा है, 2p ऑर्बिटल, 2s और 2p ऑर्बिटल। लेकिन बोरॉन जब एक्साइटेड होगा तो इसमें एक s में रह जाएगा और p में कितने रह जाएंगे, ये। अब टोटल जो हाइब्रिडाइजेशन में का पार्टिसिपेट करेगा, एक s का और 2 p के पार्टिसिपेट करेंगे और करने के बाद में वापस नए 3 ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे ये इस तरीके से है, ये तीनों मिक्स हो जाएंगे और वापस क्या बनेंगे, 1 2 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे, जिसका नाम अपन इनका तीनों का नाम क्या रखेंगे, sp2 sp2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इनको 3D में अरेंज करना है तीनों को, तो तीनों को 3D में अरेंज करने के लिए यहाँ ऊपर अपन बता देते हैं। ये 3D में अरेंज किया, ये इनके छोटे छोटे ऑर्बिटल्स और इनका नाम क्या रखा हुआ है, sp2 और sp2। अब ये तो मैंने सिर्फ जो डायग्राम बताया वो सिर्फ किसका बताया है, B का। अब B के साथ कौन लगा हुआ है, Cl, और Cl का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होता है, P में, और P का जो शेप है वो कैसा होता है, डंबल शेप। तो अपन को क्या करना है, इनके चारों तरफ एक एक डंबल लगाना है। ये P ऑर्बिटल्स है और ये भी P ऑर्बिटल्स है और इसके अलावा एक और है, ये P ऑर्बिटल्स है। यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, किस किस के बीच में हो रही है, sp2 और p के बीच में, और कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड sp2 और p के बीच में बन रहा है और यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है, और इन 3 बॉन्ड जो बन रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। ये जो शेप है ये यहाँ एंगल 120 डिग्री का है और इस शेप का नाम क्या रखेंगे, ट्रायंगुलर प्लेनर। ये ट्रायंगुलर प्लेनर शेप जो है ये इसमें बन सकता है। तो कुल मिला के अभी जो स्ट्रक्चर मैंने बताया वो किसका है, BCl3 का, और BCl3 में एक बोरॉन जो है वो कितने Cl से कनेक्ट है, 3 Cl से, और इस टाइप से ये एक डायग्राम बना रहा है। तो आज की क्लास में अपन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अपन और बताएंगे। आपको डायग्राम अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, और कैसे मैंने ये डायग्राम 3D डायग्राम को अरेंज किया है वैसे आपको करना है। ये आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।